औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साइम हसनैन। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से आप मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही नाम देख रहे हैं, पिंकी डॉन। नाम ही काफ़ी है। पिंकी कोकेन क्वीन कैसे बनी, इसकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, इसने कितनी शादियाँ कर रखी हैं, इसने किस तरीके से मंशियात के कारोबार को शुरू किया, इसने किस तरीके से लेबॉर्ट्री बनाई, इसे किसने मंशियात बनाने का ये जो मिशन है इसके ऊपर लगाया और इसने किस तरीके से इसकी प्रोडक्शन को शुरू किया और अपना ब्रांड लॉन्च किया कोकेन क्वीन के नाम से। और फिर उसके बाद ये किन के हाथों जो है वो मंशियात को भेजा करती थी, किन किन राइडर्स को इस्तेमाल किया करती थी, इसका नेटवर्क लाहौर और कराची के अंदर किस तरीके से मजबूत हुआ और इसके अलावा सिस्टम के अंदर इसका असर और रसूख किस तरह बढ़ा। और फिर जैसी कोई हसास इदारा कार्रवाई करना चाहता या पुलिस कोई रेड करना चाहती और इसे गिरफ्तार करना चाहती तो इससे पहले से ही पुलिस की कार्रवाइयों के बारे में इल्म होता और वहां से ये फरार हो जाती थी और इस तरीके से पुलिस की कार्रवाइयां जो हैं वो नाकाम हो जाती थी। और इसका ये जो सिस्टम के अंदर असर और रसूख है ये किस तरीके से बना, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो पिंकी केस के हवाले से है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और इस पर जो मौजूदा 17 मुकदमात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पिंकी कोकेन क्वीन केस के हवाले से तमाम तफसीलात को जान जाएंगे, अलिफ से लेकर ये तक इस सारे केस की हकीकत और ये किस तरीके से ये सारा काम करती थी, इस हवाले से अहम तफसीलात को जान जाएंगे और समझ जाएंगे। इस केस के हवाले से सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आएगा वो ये होगा कि अनमोल उर्फ पिंकी कौन है। अनमोल उर्फ पिंकी कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है जिसका नाम 2021 में मंशियात फरोश, मंशियात डीलर के तौर पर सबसे पहले सामने आया और उस वक़्त ये एक नेटवर्क की भी सरबराह बन चुकी थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के ही एक इलाके सुराब कोट के एक कॉलेज से हासिल की। 2006 में मॉडलिंग की घर से ये लाहौर मुंतकिल हुई। लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से इसके रवाबित शुरू हुए और बाद में इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर मंशियात नेटवर्क से जुड़ गया। इब्तदाई तौर पर यह कराची और लाहौर की मुख्तलिफ निजी तकरीबात के अंदर नजर आने लगी और जहां पर इसकी मॉडल ऑर्गेनाइजर से और मैनेजमेंट से बात हुई और बाद में वही हल्का अहबाब जो इसका था वो बड़ी डीलिंग का हिस्सा बन गया। पुलिस और मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसका ताल्लुक छोटे सप्लायर से था और बाद में इसने अपना हल्का अहबाब वसी कर लिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मोबाइल नंबर्स, ऑनलाइन डीलिंग के राब्तों के जरिए खरीदो फरोख्त की जाती थी। मुबैना तौर पर डिलीवरी बॉयज के जरिए ये कोकेन जो है वो ट्रांसफर किया करती थी। जराये के मुताबिक 2019 और 2020 में कराची में महदूद सतह पर इसने ये काम शुरू किया और बाद में ये जो इसका नेटवर्क है ये बड़ा हो गया। पिंकी मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए डीलिंग किया करती थी और इसके पास जो ATM कार्ड था उसके जरिए ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया करती थी। इसके पास मुख्तलिफ ATM अकाउंट थे जिसके अंदर कोकेन का जो ये बेचती थी, कारोबार करती थी, उसका पैसा आता था। जराये के मुताबिक ये भी बताया गया कि माली लेन देन मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए होता था और बाज़ राब्ते इसके गैर मुल्कियों से भी रहे हैं। इसकी पासपोर्ट की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं। 17 अप्रैल 2018 को इसको पासपोर्ट इशू किया गया जो 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया। इसको दोबारा शनाख्ती कार्ड इशू किया गया 6 दिसंबर 2016 को जिस पर एड्रेस गुलिस्तान इकबाल अबू अल हसन रोड कराची दर्ज है। जराये के मुताबिक इसके पास एक जाली शनाख्ती कार्ड भी था। जब इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो इसने समीर नामी शख्स और इसके अलावा जीशान नामी शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए जिनके नाम पर यह ट्रांजैक्शन होती थी और ये जो कारोबार करती थी उसका पैसा आता था। इसके पास 2 सिम्स थी और वो भी इसके अपने नाम पर नहीं थी। ज्यादा तौर पर इन्हीं 2 सिम के जरिए जो है वो डीलिंग किया करती थी और इन पर ही व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनके जरिए मंशियात की डीलिंग की जाती थी और वो भी इसके अपने नाम पर नहीं थी। एक फैसल नामी शख्स के नाम पर थी और एक साबरा बीबी नामी औरत के नाम पर इसके पास सिम थी जिसके जरिए ये मंशियात की डीलिंग किया करती थी। इसके साथ इसके जो टोटल भाई हैं वो 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं और 3 भाई इसके साथ इसके इसी कारोबार के अंदर मुलविस थे। ज्यादा
جو جن کا نام سامنے آیا ہے وہ ہیں ریاض بلوچ اور شوکت بخش، جو اس کے ساتھ ملوث ہوتے تھے کوکین کی ڈیلنگ میں اور اس کے ساتھ یہ کاروبار آگے بڑھا رہے تھے۔ لاہور پولیس کے مطابق اس کے بھائیوں کے اوپر بھی کچھ مقدمات درج ہیں۔ ناصر بلوچ، ریاض بلوچ پر 2019، 2020 اور 2022 میں منشیات کی سمگلنگ اور پولیس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کے مقدمات درج ہیں، اور ابتدا میں یہ کس طریقے سے مشہور رائڈرز کو استعمال کرتی تھی کوکین کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس کی بھی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں۔ مشہور فوڈ پینڈا اور بائکیا کو استعمال کیا جاتا تھا منشیات کو کھانے کے ڈبوں، پارسلوں اور اس کے علاوہ کاسمیٹک کے پارسلوں اور کپڑوں میں اس طرح چھپا دیتی تھی کہ رائڈرز کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کوکین کو ٹرانسفر کیا کرتی تھی۔ ذرائع کے مطابق اس کا تعلق کئی بااثر شخصیات سے تھا، جیسے سیاسی خاندانوں کے چشم و چراغ، کاروباری شخصیات، شوبیز کے لوگ شامل تھے جو اس کے گاہک تھے۔ مئی 2026 میں پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے کتراتی تھی کیونکہ اوپر سے فون آ جاتا تھا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کی شادیوں کی تفصیلات کے اوپر۔ ذرائع کے مطابق اس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی لاہور کے اندر وکیل ناصر نامی ایک شخص سے کی۔ وکیل ناصر کی وجہ سے اس کی لاہور اور کراچی کی بڑی پارٹیوں کے ساتھ اور بااثر شخصیات کے ساتھ تعلقات جڑے۔ وکیل ناصر نے ہی اس کو کوکین پروڈکشن سکھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب یہ مبینہ طور پر پولیس کی زیر حراست میں تھی تو وہاں پر سابق انسپکٹر DSP رانا محمد اکرم نے اس سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 گاڑیاں بطور رشوت لیں اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑا۔ اسی مقدمے کے دوران ان کی قربت بڑھی اور بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی، اور پھر اس کی شادی کے بعد اسی انسپیکٹر نے پولیس کی کارروائیوں کے حوالے سے پہلے سے اس کو معلومات فراہم کرتا رہا۔ بعض مقدمات کو اسی نے ہی کمزور کیا اور نیٹ ورک کو مضبوط رکھنے میں اندرونی مدد فراہم کرتا رہا۔ ذرائع کے مطابق پہلے شور ناصر اپنے بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا، اور بعد میں اس نے اپنے دوست عرفان اور اس کے بعد اپنے بہنوئی کو بھی اس کوکین کے کاروبار میں شامل کر لیا۔ اور ناصر نے ہی پنکی کو کوکین کا کاروبار شروع کر کے دیا، اور ناصر اور پنکی ہی لاہور سے کراچی اس کاروبار کو لے کر آئے۔ اور جب یہ زیر حراست تھی پولیس کی، جب رانا اکرم سے اس کی ملاقات ہوئی تو رانا اکرم کے ہی کہنے پر اس نے اپنے پہلے شوہر وکیل ناصر سے طلاق لی، اور پھر اس کی دوسری شادی اس کے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں اہم موڑ جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو اب آ جاتے ہیں اس نے کوکین کی لیبارٹری کیسے بنائی اور منشیات کی تیاری کیسے کی۔ ذرائع کے مطابق انمول نے منشیات کی تیاری یا مکسنگ کے لیے کوئی بڑی فیکٹری نہیں خریدی، بلکہ پوش علاقوں میں کرائے کے گھروں کو استعمال کرتی تھی۔ 2019 اور 2021 میں ایک سپلائر کے طور پر کام کرتی رہی۔ بعد میں 2022 اور 2023 کے درمیان اس کا نیٹ ورک بڑا ہو گیا، کوکین کی مانگ بڑھ گئی تو اس نے مبینہ طور پر مکسنگ اور پیکنگ کا کام شروع کر دیا اور اسے خود سیکھا، انٹرنیٹ سے سیکھا۔ اسے پوش علاقوں میں بنگلے کرائے پر لیتی جہاں عام طور پر پولیس ریڈ کرنے سے ڈرتی تھی، اور وہاں پر اس نے ہائی ٹیک لیبارٹری مکسنگ سیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ لاہور کے نواب ٹاؤن میں ایک کرائے کے گھر میں مبینہ طور پر منشیات تیار کی جاتی تھی، مکسنگ کی جاتی تھی، اور لاہور میں ایک کرائے کے گھر کو سیف ہاؤس کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ تو اب آ جاتے ہیں یہ کن طبقات کے اندر کوکین کو ٹرانسفر کرتی تھی اور کن کن علاقوں میں اس کا کوکین کا کاروبار تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ انٹر سٹی بس سروس کو استعمال کرتی تھی، کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی کوکین کو ٹرانسفر کرنے میں یہ عام طور پر جو بسیں استعمال کی جاتی ہیں ٹریول کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتی تھی، اور زیادہ طور پر عورتوں کو استعمال کرتی تھی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ کراچی کے اندر اس کے صرف 7 رائڈر تھے جو کوکین کو سپلائی کرتے تھے۔ DHA کلفٹن گارڈن ڈیفنس کے تعلیمی اداروں کے اندر کوکین کو سپلائی کرتی تھی۔ لاہور کے اندر جن علاقوں کا نام ہے ان میں نواب ٹاؤن، ڈیفنس اور بعض کرائے کے گھروں کا ذکر آیا ہے جہاں پر یہ کوکین کا کاروبار چلتا تھا اور جہاں سے یہ کوکین آگے سپلائی کرتی تھی۔ اب کن طبقات کے اندر سپلائی کرتی تھی؟ نجی پارٹیز کے اندر، یونیورسٹی اور طلبہ
कॉलेजेस के तलबा के अंदर करती थी। बाअसर शख्सियात, ख़ानदानों के नौजवान, सियासी ख़ानदानों के नौजवान, शोबिज़ इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ये कोकेन ट्रांसफ़र करती थी और सप्लाई करती थी। इसके पास दो तरह की कोकेन जो है वो ज़्यादा मशहूर है। एक जिसको ये मुख्तलिफ वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये कह रही है गोल्डन स्टफ़ है और वाइट स्टफ़ है। गोल्डन स्टफ़ तो एक अलग चीज़ है, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर वो भिजवानी है तो मैं भिजवा देती हूँ। एक वीडियो में ये कह रही है, ये क्लिप वायरल हुआ है और मुख्तलिफ मीडिया ने भी चलाया है, आपने देखा होगा। तो ये दो किस्म के स्टफ़्स को ज़्यादा तौर पर जो है वो उसका कारोबार करती थी, जिसका नाम इसने गोल्डन स्टफ़ और वाइट स्टफ़ रखा हुआ है। आमतौर पर इसे गोल्डन चाक या वाइट चाक कहा जाता है, जिसको ये आगे सप्लाई करती थी, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। और तलबा के अंदर, निजी पार्टीज़ के अंदर, शोबीज़ की इंडस्ट्री के अंदर और मुख्तलिफ बासर शख्सियात की महफिलों के अंदर जो है वो अपनी कोकेन को सप्लाई करती थी, मुख्तलिफ राइडर्स के ज़रिए, कभी औरतों के ज़रिए, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। और इसको पुलिस ने पकड़ने कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी कोशिश करते थे तो ऊपर से फ़ोन आ जाता था। तो इसी वजह से ये आपने वीडियो देखी होगी कि जिसके अंदर ये कह रही है कि पिंकी ब्रांड है, पिंकी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर उसके बाद इसका जो अदालत में अंदाज था आने का, उसके बाद मीडिया की हाईलाइट के बाद ये जो है वो तफसीलात बहुत ज़्यादा इसके हवाले से सामने आई हैं, जो जिनमें से बहुत सारी मैंने आपके सामने रखी हैं। इसकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। 2018 में पिंकी बाकू जा चुकी है और इसके अलावा इसका दूसरा शो राना अकरम भी 2 बार बाकू अज़रबैजान जा चुका है। इसके अलावा इसके ऊपर इस वक्त 17 मुकदमात चल रहे हैं, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2021 में इसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लाहौर के अंदर दर्ज हुआ था, फिर उसके बाद कराची में भी दर्ज हुआ। कराची में 2021 में गजारी पुलिस स्टेशन कराची में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। नवंबर 2021 में फिर दरख्शां थाने में दूसरा बड़ा मुकदमा मंशियात डीलर के तौर पर दर्ज हुआ। और इस वक्त इसके ऊपर जो कल जिस केस के अंदर इसकी पेशी हुई है, बगदादी केस के अंदर, जिसके ऊपर इस पर कत्ल का भी इल्ज़ाम है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस ने 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ले लिया है। और मज़ीद जो तफसीलात आएंगी फिर वो आगे मैं आपको इसके हवाले से बताऊँगा। इसके अलावा इसकी जो गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट, मुतनाज़ा रिपोर्ट आ रही हैं, उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो बताई जा रही है कि 12 मई को हुई और 13 मई को ज़ाहिर मीडिया ने रिपोर्ट किया। 13 मई को ये जो है वो अदालत के अंदर आई, जिसके बाद इसकी जो आने की जो फुटेज है वो वायरल हो गई और उसके बाद मीडिया ने इसे हाईलाइट किया कि ये किस तरीके से आ रही है और इसका किस तरीके से सिस्टम के ऊपर असर और रसूख है। तो उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो 12 मई को ये गिरफ्तार हुआ। असास इदारों ने लाहौर में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाई की, छापा मारा और वहाँ से पिंकी बरामद हुई और वहाँ से पिंकी को ज़ेर हिरासत लिया गया और फिर इसको कराची मुंतकिल कर दिया गया। और फिर 13 मई को कराची की एक अदालत के अंदर इसे पेश किया गया, जिसके बाद जो ये मामला है ज़्यादा मंजर आम पर आया, ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जिसके बाद आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान देखा इसके नाम के हवाले से कि जिसके पास पैसा है या जिसके पास असर और रसूख है वो किस तरीके से सिस्टम के ऊपर हावी है। और फिर दूसरी मुलाकात के अंदर मामला बिल्कुल ही बदल गया। और इसके अलावा इसने दूसरे जो इसकी पेशी हुई उसके अंदर इसने ये भी कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि बनी गाला का नाम लिया जाए, ये भी इसने इल्ज़ाम लगाया। और इसका एक और जुमला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ दूसरी पेशी के दौरान कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये इसने कहा। और ये दोनों जुमले जो बनी गाला के हवाले से थे और ये जो दूसरा इसने जुमला कहा, ये बहुत ज़्यादा बाद में वायरल हुआ और इसे मीडिया ने हाईलाइट किया। तो बाकी इस केस के हवाले से क्या तफसीलात आएंगी, जो भी आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आज की वीडियो से इतना ही। पिंकी केस की तमाम तफसीलात अभी तक की जो हैं वो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।